हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो ये हमारे आज प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था एफएलएन के बारे में, निपुण भारत अभियान के बारे में, ईसीसीई के बारे में और एनसीएफ और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमने बात किया है। उसमें हमने फैक्चुअल क्वेश्चन को देखा हुआ है। आज हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा सोशलाइजेशन हो गया, हमारा डेवलपमेंट हो गया, हमारा किशोरावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, और कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। क्योंकि हमारा एग्जाम अब नज़दीक आ गया है, इसलिए हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। देखिए, हम क्या करेंगे, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए, यहाँ क्या है, सिफेलोकार्डल। कभी कभी क्या होता है कि ये हिंदी में ही सिफेलोकार्डल लिख के दे देगा और जो शीर्षगामी पढ़ के गया रहेगा उसको पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो हम जानते हैं जो हमारा सिफेलोकार्डल जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट देखिए दो प्रकार का होता है। एक होता है सिफेलोकार्डल और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिफेलोकार्डल की। सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बाकी चीज़ों का विकास होता है। तो सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, सर से लेके पैर तक हमारा विकास होता है। तो इस तरह से हमारा विकास होता है। दूसरा हमारा है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें क्या होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ विकास हमारा होता है। पहले हमारे बैकबोन मजबूत होते हैं, उसके बाद विकास जो है हमारे बाहरी शरीर के बाहरी अंगों तक जाता है। तो हम लोग याद करेंगे कि सिफेलोकार्डल में क्या है, सर से लेके पैर तक, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या है, केंद्र से लेके बाहर तक। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, केंद्र से बाहर की ओर ना पूछ के बोलता है बाहर से केंद्र की ओर। तो हमें याद रखना है कि पहले हमारे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसके बाद हमारे बॉडी को और भी ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। तो बात करते हैं सिफेलोकार्डल डेवलपमेंट के बारे में कि यह जो विकास है वह किस क्षेत्र पे लागू होता है। हमारा ऑप्शन है गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। देखिए, जो हमारा जो शीर्षगामी जो होता है सिद्धांत, या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं सिफेलोकार्डल, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। अब ये मोटर क्या होता है, गामक क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में जो मोटर डेवलपमेंट होते हैं, मोटर डेवलपमेंट को दो भागों में बांटा गया है। इस एक को हम लोग बोलते हैं आपका जो है जिसमें छोटी मांसपेशियां जो विकसित होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट। और एक आपका होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जिसमें हमारी जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है। छोटी मांसपेशियां जैसे अंगुलियों के जो हड्डियों मांसपेशियों का विकास है वो आ जाता है आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट के बारे में। और जो जो ग्रॉस मोटर होता है उसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां होती है, जैसे पैर की मांसपेशी हो गई, हाथ की मांसपेशी होगी, वो लोग आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारी पेशियों का विकास होता है, उसके बाद ही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, फिर हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है। विदाउट मोटर डेवलपमेंट के हम लोगों का कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को जो भी डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। शाम के समय कल्पेश पास के एक पार्क में गए और छोटे बच्चों जो कि 2 से 6 वर्ष की आयु के हैं को खेलते हुए देखा। आमतौर पे उनके माता पिता उनके साथ रहते थे। उन्होंने पार्क में माता पिता और उनके बच्चों के परस्पर क्रिया के स्वरूप को देखा। कल्पेश ने दो स्थितियों का अवलोकन किया। पहली स्थिति कौन कौन सी थी, एक दंपत्ति ने अपने बच्चों से आइसक्रीम मांगते समय उसे डांटा। दूसरा स्थिति ये था कि एक दंपत्ति अपने बच्चों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। ये दो परिस्थितियां किस प्रकार के सामाजिकरण के उदाहरण हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है नोट करने वाला, हमें एज दिया हुआ है कि जो बच्चा है वो 2 से 6 वर्ष का है। तो हम जानते हैं कि जब तक बच्चा 6 वर्ष का नहीं हुआ रहता है तब तक वो अपने स्कूल में नहीं जाता है। तो हमारा द्वितीयक समाजीकरण तो कभी होगा ही नहीं। और ऑप्शन में आपके तीसरा है कि द्वितीयक और प्राथमिक दोनों, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ हमारा होगा प्राथमिक समाजीकरण, जो हमारा सबसे प्रारंभिक समाजीकरण होता है वो। क्योंकि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जैसे एक दंपत्ति ने अपने बच्चे को डांटा है तो इसका मतलब वो गलत काम कर रहा था, और एक दंपत्ति क्या है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, इसका मतलब वो अच्छा कार्य कर रहा है। तो जो भी अच्छे बुरे की जो समझ होती है, जब प्राथमिक स्थिति में हम होते हैं तो हमारे माता पिता और आस पड़ोस में हमारा प्राथमिक डेवलपमेंट होता है। तो बच्चा क्या है, प्राथमिक डेवलपमेंट, प्राथमिक सोशलाइजेशन की स्थिति में है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दूसरा हमारा ऑप्शन है द्वितीयक समाजीकरण। देखिए, जो द्वितीयक समाजीकरण होता है वो जब बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू होता है, अपने स्कूल में जाता है, मंदिर मस्जिदों में जाता है, तो वहाँ उसका क्या होता है, द्वितीयक डेवलपमेंट होता है।
हमारा नेक्स्ट है प्रत्याशित समाजीकरण। देखिए जो प्रत्याशित समाजीकरण क्या होता है, जब भी हम लोग भविष्य की भूमिकाओं के लिए नए मानदंडों और मूल्यों को सीखते हैं। जैसे हम लोग किसी नए देश में गए, वहाँ के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीख रहे हैं, वहाँ के लोग व्यवहार कैसे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्याशित जो समाजीकरण है उसके अंतर्गत हम लोग आ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रत्याशा करके, अब सीखने की इच्छा को उत्पन्न करके हम लोग समाजीकरण अपना कर रहे हैं, इसलिए वो हमारा हो गया प्रत्याशित समाजीकरण। आई होप कि आप लोगों को समाजीकरण के बारे में सारे टॉपिक जो है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन में पहला है, प्राथमिक समाजीकरण के स्टेज में वो है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन एज द रोल ऑफ द टीचर इन टीचिंग थ्रो प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से किसे समस्या समाधान के माध्यम से पढ़ाने में शिक्षक की भूमिका के रूप में नहीं देखा जाता है। देखिए यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है। पहला हमारा ऑप्शन है समस्या निर्माण करना, दूसरा है समस्या को समझने और परिभाषित करने में छात्र की मदद करना, तीसरा है छात्रों को केवल समस्या का उचित समाधान प्राप्त करने में सहायता करना, चौथा हमारा है कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। देखिए हमें क्या करना है, बच्चों के समस्या समाधान के माध्यम से हमें उसको पढ़ाना है, तो इसका मतलब है कि टीचर ही समस्या का निर्माण करेगा, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। दूसरा हमारा है समस्या को समझने और परिभाषित करने में छात्र की मदद करना, तो हम लोग क्या करेंगे कि समस्या को समझने के लिए भी जो छात्र की हम लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि जब तक बच्चों को समस्या का समझ में नहीं आएगा कि समस्या है क्या, वो उसका समाधान नहीं कर पाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों को केवल समस्या के लिए उचित समाधान प्राप्त करना। हमें छात्रों की कोई भी हेल्प नहीं करनी है, हमें सिर्फ समस्या देनी है, उसको परिभाषित करना है और कक्षा का वातावरण क्या करना है, भयमुक्त बनाना है, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमें समाधान नहीं देना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेविड कोल्ब के अनुसार अनुभवजन्य अधिगम के 4 चरण क्या हैं। देखिए कभी भी हम लोग किसी चरण के बारे में बात करते हैं, तो जो सबसे पहला हमारा चरण ये होता है कि हम किसी चीज़ को देख के सीखते हैं, और लास्ट हमारा चरण ये होता है कि हम किसी चीज़ पे प्रयोग करके सीखते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला हमारा है मूर्त अनुभव, हम लोग पहले ही ऑप्शन से पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मूर्त अनुभव कब होता है, जब चीज़ें हमारे सामने मौजूद होती हैं। अब बच्चा जो छोटा है तो वो क्या करेगा, जब जब तक उसके सामने चीज़ें नहीं रहेंगी तो वो देख कर नहीं सीख पाएगा। दूसरा हमारा है अमूर्त अनुभव, अमूर्त मतलब वो होता है जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया। तीसरा हमारा है मूर्त अनुभव, ये भी सही होने की संभावना है। चौथा हमारा है सक्रिय अनुभव, सक्रिय अनुभव ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। यहाँ हमारा 2 आपका है मूर्त अनुभव, और यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 3 में भी है मूर्त अनुभव। आगे पढ़ लेते हैं, चिंतन अवलोकन, अमूर्त प्रत्यवाद और सक्रिय प्रयोग। देखिए जो प्रयोग है वो चौथे स्टेप में आ रहा है, इसका मतलब पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, उससे अनुभव प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बारे में चिंतन करेंगे, फिर उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद जब हम लोग अवलोकन करेंगे, तो जब वो चीज़ हमारे सामने नहीं भी रहेगी तब भी हम लोग उस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। याद रखिएगा किसी भी चीज़ का चरण यही होता है, सबसे पहले हमें चीज़ों को देख के सीखना है, उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ प्रगतिशील सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमारा है प्रश्नोत्तर, दूसरा है निगमन, तीसरा है आगमन और चौथा है समस्या समाधान। तो देखिए जो सबसे प्रगतिशील विधि है वो आपका है समस्या समाधान। इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है और बच्चा उसका समस्या समाधान करता है, जिससे वह सीखता है। पहला हमारा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं जो कि उसके डेली लाइफ से रिलेटेड होता है और बच्चा हमें आंसर देता है। दूसरा हमारा ऑप्शन है निगमन। देखिए निगमन मतलब नियम, इसको आप लोग याद कर लीजिए, निगमन में मतलब नियम, नियम से हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण की तरफ जाते हैं। लॉ हम लोग पहले क्या करते हैं, लॉ से क्या करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं हम लोग। ये हमारा काम होता है निगमन में, सबसे पहले हम लॉ को बताते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं। जो निगमन प्रोसेस है पढ़ाने की, वो उच्च क्लासेस में उच्च स्तर के बच्चों को पढ़ाई जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले रूल जान लेते हैं। मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स का सवाल है, तो उसका सबसे पहले हम लोग रूल जानेंगे कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारा है आगमन विधि। इसमें क्या होता है, आगमन मतलब एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल आता है, उसके बाद क्या होती है, लॉ आता है। तो ये हमारे छोटे बच्चों के लिए यूज होता है आगमन विधि। आगमन विधि काफ़ी उपयोगी मानी जाती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दे दीजिएगा।
तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डैश प्रकार के परामर्श में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी मुश्किलें अधिक गंभीर होती है। देखिए यहाँ परामर्श के बारे में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि परामर्श कैसा होना चाहिए। पहला हमारा ऑप्शन है समुदाय आधारित परामर्श, दूसरा हमारा है विद्यालय आधारित परामर्श, तीसरा हमारा है ए और बी दोनों, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको समुदाय आधारित जो है हम लोग उसको परामर्श देंगे। क्यों? क्योंकि जब बच्चा स्कूल छोड़ दिया है तो उसके छोड़ने का क्या कर रहा होगा यह हमारे उसके समुदाय आधारित परामर्श के द्वारा ही पता चलेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो स्कूल को छोड़ दिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है। यहाँ हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा है विकास एक निश्चित और अनुमानित स्वरूप का अनुसरण करता है। दूसरा हमारा है सभी व्यक्ति अपने विकास में समान है। तीसरा हमारा है विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। चौथा हमारा है विकास एकीकृत के सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो विकास है वो क्या करता है कि एकीकृत रूप से काम करता है। जब तक हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ रहेगा तब तक हमारा सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट ये सब नहीं होगा। तो ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। विकास के हर पक्ष एक दूसरे से इंटीग्रेटेड एकीकृत रूप से काम करते हैं। तो ये तो हमारा सही हो गया। दूसरा हमारा है आनुवंशिक और जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। तो हम जानते हैं जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो किसका, इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी। आप लोग इसको याद रखिएगा कि यहाँ इनटू वाला सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों में, तो इसका उत्पाद होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। दूसरा हमारा ऑप्शन है सभी व्यक्ति अपने विकास में समान होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अपने विकास में समान नहीं होते हैं। अगर हम लोग उसको अच्छा इन्वायरमेंट दें, अच्छा माहौल दें तो बच्चे का जो विकास है वो अलग अलग दर से हो सकता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मनुष्यों में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है। यहाँ तीव्र पूछा हुआ, सबसे अधिक समाजीकरण कब होता है। हमारा ऑप्शन है बाल्यावस्था के दौरान, दूसरा है किशोरावस्था के दौरान, तीसरा है वयस्कता के दौरान, चौथा है किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो समाजीकरण होता है वो होता है किशोरावस्था के दौरान, क्योंकि उस समय बच्चा क्या होता है, एडल्ट हो चुका होता है। बच्चे को जो है बाहरी माहौल को के बारे में जानकारी होती है। तो सबसे अधिक समाजीकरण हमारा किशोरावस्था में होता है। वहीं अगर हम लोग प्रारंभिक समाजीकरण की बात करें तो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है वह हमारे घर में होता है। और घर में अगर सबसे अधिक बात करें तो सबसे पहला जो समाजीकरण होता है वो हमारा माता के साथ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समाजवाद के गुणों के विकास पर भार किसके कारण विद्यालयों पे आया है। देखिए यहाँ क्या है कि किसी भी चीज़ का भार जो है वो विद्यालय के ऊपर है। हम देख लेते हैं ऑप्शन, माता पिता के व्यवसाय का, सीमित परिवार का होना, एकांकी होने की प्रवृत्ति, और चौथा है ज्ञात नहीं है। तो हम जानते हैं कि देखिए जब बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो अगर बच्चा कोई भी गलत चीज़ सीख रहा है तो भी हम स्कूल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आप ही की वजह से ये गलत सीख रहा है। बच्चे को अगर पढ़ाई में नहीं आता है कुछ भी तो भी हम लोग टीचर को दोष देते हैं कि आप नहीं सिखा रहे हैं बच्चों को। तो ये क्या है, ये माता पिता के व्यवसाय कारण हो रहा है। माता पिता क्या है, अपने व्यवसाय में लीन है, उनको अपने बच्चे पर ध्यान देने का टाइम नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं, जितने भी दोष हैं वो विद्यालय के ऊपर डाल रहे हैं। जितने भी भार हैं, विकास का जो भार है वो विद्यालय के ऊपर आ रहा है कि आपके वजह से ही हमारे बच्चे का विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी कमियां हैं वो आप ही की वजह से है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किशोरों के लिए निर्णय लेने की चुनौती होने का एक कारण यह है कि, यहाँ चुनौती पूछा है। ऑप्शन हमारा है वे बहुत अहंकारी होते हैं, दूसरा है उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, तीसरा है वे प्रत्येक विकल्प के पक्ष और विपक्ष की पहचान करने में असमर्थ होते हैं, चौथा है वे निर्देश लेने में असमर्थ होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब हम लोग किशोरावस्था में होते हैं तो हम लोग उसमें ट्रांजिशन स्टेज में होते हैं। हम क्या होता है, ना ही हम बच्चे रह जाते हैं और ना ही हम बड़े रह जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पक्ष और विपक्ष की जो पहचान होती है
जो हम लोगों की जो सोचने की जो क्षमता होती है वो उस समय तक विकसित नहीं हुई रहती है कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे अंदर हार्मोनल जो क्रिया होती है वो चलती रहती है, इसलिए हम लोग किसी चीज़ के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और निर्णय लेने में हमें काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। पुनः समाजीकरण का क्या अर्थ है? देखिए, पुनः समाजीकरण मतलब होता है दोबारा से समाजीकरण करना। और कोई इंसान दोबारा समाजीकरण क्यों करेगा? क्योंकि वह नए समाज में गया है नया कार्य के लिए, इसलिए वह दोबारा समाजीकरण करना चाहेगा। चलिए ऑप्शन पर नजर डालते हैं हम लोग। पहला हमारा ऑप्शन है, यह पूर्व पूर्व व्यवहार पैटर्नों को हटाने और जीवन में अवस्थान्तर के हिस्से के रूप में नए को स्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, यह उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा पुरुष समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ सामूहिक संस्कृति सीखता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। पुनः समाजीकरण का मतलब ही यही होता है कि जो पुरुष है या फिर जो इंसान है वो क्या कर रहा है, नए समूह में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद ही वह जो संस्कृति है उस समूह की उसको एडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पुनः समाजीकरण। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जीवन कौशल शिक्षा किशोरों में सहायता करती है। यहाँ किशोरों के लिए बोला गया है कि अगर हम लोग उनको जीवन कौशल की शिक्षा दें तो वो किस प्रकार सहायता करेगी। ऑप्शन हमारा है शारीरिक विकास, पेशी विकास और भाषा विकास में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा है स्वस्थ संबंध बनाने तथा स्वस्थ और उत्पादक तरीके से जीवन का प्रबंधन करने में। तीसरा हमारा है उनकी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने में। चौथा हमारा है व्यावसायिक जीवन में व्यवस्थित होने के लिए। तो देखिए, अगर हम लोग किशोरों को जीवन कौशल की शिक्षा दें तो उनमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। वो स्वस्थ संबंध बनाने के लिए सक्षम हो सकेंगे और जीवन का हमें प्रबंधन कैसे करना है, जीवन को हमें कैसे जीना है, वो उसके बारे में सीखेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, हम लोग जब भी समाजीकरण की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ते हैं कि समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। अब उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है, समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को अनजाने में नियंत्रित करना चाहता है। तो देखिए, यहाँ नियंत्रित करने की बात है और कभी भी हम लोग नियंत्रित करना नहीं पढ़ते हैं, तो हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हमारा है, समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं और इस प्रकार समाज का अस्तित्व बना रहता है। ये तो बात ठीक लग रही है। अगला देख लेते हैं, यह निर्देश या अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल को संदर्भित करता है। चौथा हमारा है, बच्चे परिवार में अपनी भाषा, रीति रिवाज, मानदंड और मूल्य सीखते हैं। देखिए, बच्चे अपने परिवार में भाषा, मानदंड, रीति रिवाज तो सीखते हैं, लेकिन उनके तक ही ले जाने का कार्य कौन करता है? समाज करता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। समाज के सदस्य क्या करते हैं? अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। जैसे अभी भारत की संस्कृति ये है कि अगर हमारे घर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं या फिर हमसे कोई बड़ा है तो हम लोग उसका पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये हमारी संस्कृति हमारे अंदर कौन लाया है? क्योंकि हम लोगों ने अपने जो बड़े लोग हैं उनको ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए वो हमारी पीढ़ी तक पहुंच के आया है। वहीं अगर फॉरेन की बात करें, विदेश की बात करें, तो विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े आए तो उनका पैर छूइए। वहाँ क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। तो वो वहाँ की संस्कृति है। तो वहाँ के जो समाज के लोग हैं उनका समाजीकरण अलग तरीके से हुआ है और हमारा समाजीकरण अलग तरीके से हुआ है। जो हमारी संस्कृति है वो क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर आई हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लंबवत अक्ष में विकास की दिशा को कहा जाता है। देखिए, यहाँ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में पूछा गया है, तो हम जानते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। मस्तिष्क अधोमुखी, जिसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोकार्डल। दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ दूराभिमुखी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल। तीसरा हमारा है लंबवत विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लंबवत कैसा होता है? लंबवत ऐसे होता है। तो ये क्या है? सिर से लेके पैर तक की बात कर रहा है। इसका मतलब नीचे की ओर डेवलपमेंट हो रहा है, सिर से लेके पैर तक की डेवलपमेंट हो रहा है। और हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि जब सिर से लेके नीचे तक डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोकार्डल, मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क से नीचे की तरह। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। और दूसरा हमारा ऑप्शन है समीप दूराभिमुख, मतलब आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें क्या होता है? बच्चे के केंद्र से बाहर की तरफ होता है। यहाँ केंद्र से क्या होगा? डेवलपमेंट बाहर की तरफ होगा। तो ये आपका हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। आगे देख लेते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार,
देखिए स्टैनले हॉल एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया है किशोरावस्था के बारे में डेफिनेशन अपना दिया हुआ है और इनकी डेफिनेशन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका जो डेफिनेशन है आई होप कि आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। दूसरा हमारा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव तूफान और विरोध की अवस्था है। तीसरा हमारा है किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। चौथा हमारा है किशोरावस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन है। तो देखिए जो स्टैनले हॉल थे, उनका जो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है वो ये है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव और तूफान विरोध की अवस्था है, ऑप्शन नंबर 2। ये कि ये स्टेटमेंट के बारे में आपको पता रहना ही चाहिए। अगर आपको इस स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत ही कम हो रहा है, अभी आप बहुत पीछे हो। क्योंकि स्टैनले हॉल बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है और इनका जो किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव तूफान की जो अवस्था है, इनका ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? हमारा ऑप्शन है वजन बढ़ने की, दूसरा है शिक्षा की, तीसरा हमारा है समायोजन की और चौथा है अच्छे परिणाम देने की। तो हम जानते हैं जो किशोरावस्था होता है उसमें क्या होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेज होते हैं। उस समय हम लोग को सबसे अधिक जो दिक्कत होती है वो होती है एडजस्टमेंट की। हमें क्या होना है, सेल्फ डिपेंडेंट भी होना है, हमें समाज में एक स्थिति भी पानी है, हमें बाकी अच्छे-अच्छे काम भी करने हैं, हमें क्लास में फर्स्ट भी आना है। सब सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, किशोरावस्था में ही करनी है। तो हमें सबसे अधिक दिक्कत कहाँ होती है, समायोजन में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्कूल के द्वारा छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए स्कूल का क्या रोल है बच्चों के जो है फिजिकल डेवलपमेंट में, वो पूछा गया है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन है सभा में कभी कभी पीटी का संचालन करने। दूसरा हमारा है अंतर और अंतरा स्कूल खेलों का समर्थन करने में। तीसरा हमारा है शैक्षणिक विषयों को अतिरिक्त अवधि देने में। चौथा हमारा है खेल की अवधि को समय सारणी से वापस लेने में। तो देखिए जो सबसे अधिक जो शारीरिक विकास होता है, शरीर हमारा स्वस्थ कैसे रहता है, खेल खेलने से। इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, खेल से जो अधिक सीखने की हम लोग बात करते हैं। हम लोग जो भी चीज़ें बोलते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, बोलते हैं कि गतिविधि आधारित हो। तो सबसे अधिक खेल हमें खिलवाना है। तो यहाँ बोला है समय सारणी से वापस लेना, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। और शैक्षिक विषयों पे अतिरिक्त अवधि देने से तो होगा नहीं। दूसरा हमारा ऑप्शन सही है अंतर और अंतरा स्कूल खेलों का समर्थन करने में। अब हम समझते हैं ये अंतर और अंतरा क्या होता है। देखिए अंतर मतलब होता है कि अपने ही स्कूल के अंदर 2 टीमें 4 टीमें बना लीजिए और बच्चों को खेल खिलाइए। और अंतरा मतलब होता है कि 2 किसी अलग स्कूल से इसका कंपटीशन करवाइए। ये अलग स्कूल आपका है, यहाँ अलग बच्चे हैं, और ये आपका अलग स्कूल है, यहाँ पे क्या करना है, दोनों में कंपटीशन करवाना है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतरा स्कूल खेल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मानसिक और शारीरिक विशेषताओं को किसकी जटिल अंतः क्रिया के लिए जिम्मेदार बताया जा सकता है। देखिए यहाँ मानसिक और शारीरिक विशेषताओं के बारे में पूछा है, सबसे अधिक किससे प्रभावित होती हैं। हमारा पहला ऑप्शन है परिवार और स्कूल, दूसरा है आनुवंशिकता और पर्यावरण, तीसरा है माता पिता और बच्चे, चौथा है शिक्षक और बच्चे। तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा मानसिक और जो शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट। हमारा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट जो होता है वो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे किसी भी क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अनुमानी विधि की सीमाओं में एक है। देखिए यहाँ अनुमानी विधि के बारे में पूछा है, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में पूछा हुआ है। तो सीमाओं के बारे में पूछा है, लिमिटेशन क्या है उसकी। तो पहला यह बाल केंद्रित है, दूसरा है सेल्फ लर्निंग विकसित करता है, तीसरा है समय के संदर्भ में अलाभकारी है, चौथा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करता है। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है, जो खोज विधि होती है, अनुमानी जो विधि होती है, उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग खोजेंगे, उसके बारे में अनुमान लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके लिए इसीलिए वह समय के लिए अलाभकारी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कक्षा 5 के छात्रों में जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यहाँ बच्चों में जिज्ञासा जागृत करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पहला हमारा है हस्त गतिविधि आधारित जो क्रियाएं हैं उसको करवाना चाहिए। दूसरा हमारा है उन्हें लिखित कार्य के रूप में अधिक अभ्यास कार्य दें। तीसरा है बार बार इकाई परीक्षण करें। चौथा है अन्वेषणात्मक और कल्पनाशील प्रश्न पूछें।
तो देखिए हम पढ़ते हैं पेडागोजी में कि बच्चे को क्या करना है, अधिक से अधिक गतिविधि कराना है, वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों के अंदर जिज्ञासा जागृत करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि वो उसका उत्तर दें, और वो भी हमसे क्वेश्चन पूछें। इससे क्या होगा, उनके अंदर जिज्ञासा जागृत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बच्चे से पूछें, बच्चे अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे कि जो हमारा बाइक है घर वाला वो नहीं चल पाएगा। तो फिर वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा, मैम अगर तो आप बताइए अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, मेरी बाइक नहीं चल पाएगी, तो हम फिर कैसे जाएँगे कहीं घूमने? तो ये क्या हो गया, उसके अंदर कल्पनाशीलता का विकास हो गया, जिज्ञासा जागृत हो चुकी है उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निर्माणवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधियां सम्मिलित हो सकती हैं। यहाँ निर्माणवादी पूछा है कि बच्चा निर्माणवादी शिक्षण अधिगम कैसे कर सकता है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है अभिनय द्वारा, दूसरा है व्यक्तिक कार्य द्वारा, तीसरा है सामूहिक कार्य द्वारा, और चौथा है सभी विकल्प सही हैं। तो देखिए जो निर्माणवादी जो चीज़ें होती हैं उसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हम लोग जब बच्चे से अभिनय करवाएंगे तब भी बच्चा सीखेगा, और व्यक्तिक कार्य द्वारा भी बच्चा सीख सकता है, सीखता ही है। तीसरा हमारा है सामूहिक कार्य, तो उसके द्वारा भी बच्चा सीखता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। वहीं अगर पूछा होता कि निम्न गतिविधि में से कौन सी गतिविधि सर्वश्रेष्ठ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सामूहिक कार्य द्वारा ही गतिविधि जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्नेस्ट क्रेस्टकमर द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्कीजोफ्रेनिया से पीड़ित है वह निम्नलिखित से संबंधित है। देखिए स्कीजोफ्रेनिया जो है एक डिसऑर्डर है, अगर इससे व्यक्ति पीड़ित है तो वो किस प्रकार में आ सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो क्रेस्टकमर थे वैज्ञानिक ने, उन्होंने 4 प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं उसको दिया था। पहला को हम लोग बोलते हैं पिकनिक, दूसरा को बोलते हैं एस्थेनिक, तीसरे को बोलते हैं एथलेटिक, और चौथे को बोलते हैं डिस्प्लास्टिक। तो सबसे पहले आप लोग इसकी हिंदी सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही ऑप्शन में देगा। तो बात करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले इसके उत्तर की बात करते हैं। देखिए जो स्कीजोफ्रेनिया जो होती है बीमारी, वो आपके होती है एस्थेनिक प्रकार के व्यक्तियों में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब हम एक एक करके चारों के बारे में बात करेंगे। देखिए जो पिकनिक टाइप में होते हैं, पिकनिक टाइप में कैसे व्यक्ति होते हैं, जो मोटे होते हैं, और क्या होते हैं, ये हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। जितने भी आप देखोगे अपने आसपास के लोग जो मोटे होते हैं वो अधिकतर हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। वो खाने में अधिक रुचि दिखाते हैं, अपना वो खाने के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं, और क्या होते हैं, मिलनसार प्रवृत्ति इनकी होती है, सबसे मिलजुल कर रहते हैं। तो ये होते हैं पिकनिक टाइप के लोग। दूसरा हमारा है एस्थेनिक टाइप के लोग। एस्थेनिक टाइप के लोग में आता है लंबे और पतले व्यक्ति। जो व्यक्ति लंबे और पतले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति। और इसमें क्या होता है, ये अधिकतर इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब अंतर्मुखी होते हैं, ये बाह्यमुखी नहीं होते हैं। वहीं अगर पिकनिक की बात करें तो पिकनिक जो होते हैं बाह्यमुखी होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिलनसार टाइप के होते हैं, सबसे बातें करते हैं। तीसरा हमारा है एथलेटिक प्रकार। देखिए एथलेटिक नाम सुन के ही आपको लग रहा है खिलाड़ी। जो खिलाड़ी होते हैं उनकी विशेषता कैसी होती है, वो हष्ट पुष्ट होते हैं, और जो उन शारीरिक रूप से वो क्या करते हैं, वो जो है काफ़ी अच्छी प्रवृत्ति रखते हैं, खिलाड़ियों वाली प्रवृत्ति इनकी होती है, और ये स्वस्थ होते हैं। तो ये हो गया एथलेटिक प्रकार के। चौथा हमारा है डिस्प्लास्टिक। देखिए डिस्प्लास्टिक से आपका सीधे सीधे मतलब है, इसमें क्या होता है, शारीरिक अक्षम लोग जिनके अंदर किसी प्रकार की अक्षमता है या फिर दिव्यांगता बोल सकते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति आते हैं। इनमें किसी न किसी शारीरिक प्रकार से ये शारीरिक विकार से ये पीड़ित रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लास्टिक। तो आई होप कि आपको चारों के बारे में पता चल गया, और आपको एग्जाम में किसी के भी बारे में पूछेगा तो आप आसानी से उसके बारे में बता सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक समय सारणी जो किसी अब शिक्षक के अनुपस्थित रहने पर कार्य आवंटित करने में सहायता करती है। देखिए जो टाइम टेबल होता है, सबसे पहले आपके केवीएस के सिलेबस में टाइम टेबल के बारे में एक अलग से टॉपिक दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से ही टाइम टेबल के प्रकार को देख लेंगे, और किस टाइम टेबल में क्या होता है उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले इसके उत्तर की बात करते हैं। तो कोई शिक्षक अनुपस्थित है तो उसके लिए जो होती है वो रिक्त अवधियों की समय सारणी होती है। अब सबसे पहले हम रिक्त अवधियों की समय सारणी के बारे में ही बात करेंगे। देखिए रिक्त अवधियों की जो समय सारणी होती है उसमें क्या होता है कि जगह जगह पे गैप दिए होते हैं, कि अगर कोई जो है शिक्षक अगर अपसेंट है तो क्लास तो हमारी खाली नहीं रहेगी, क्लास में किसी न किसी को रहना है। तो हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्या किसी क्लास को ऐड करके हम लोग पढ़ाएंगे या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भेजेंगे, वो चीज़ें इसमें रिक्त
अवधियों वाली समय सारणी में होती है। वहीं पहले समय सारणी की बात करें, सामान्य समय सारणी, तो देखिए हर स्कूल की एक सामान्य समय सारणी होती है। उसमें क्या होता है, स्कूल के लिए जो कार्य होते हैं, जो कक्षाओं का जो संचालन हमें कैसा करने हैं, सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। स्कूल कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामान्य समय सारणी में होती है। दूसरा हमारा है उपस्थिति समय सारणी। देखिए उपस्थिति समय सारणी जो होता है वो बच्चों का भी होता है और टीचर्स का भी होता है। जिसमें जैसे आप लोग जब टीचर बनोगे तो आप लोग जाओगे तो एक आप लोगों को जो है फाइल मिलेगा, आप लोग उस पे लिखोगे कि मैं आज इतने बजे आया था और मैं इतने बजे स्कूल से जा रहा हूँ। तो वो आपकी उपस्थिति समय सारणी हो गई। ऐसे ही हम लोग जब जाते हैं स्कूल में तो बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं, तो वो भी उसके अंतर्गत आता है, उपस्थिति समय सारणी के अंतर्गत ही आता है। तीसरा हमारा है शिक्षक समय सारणी। देखिए शिक्षा समय सारणी एक अलग सारणी होती है। उसमें क्या होता है, शिक्षक ने क्या क्या किया, आपको उसके उसके बारे में भी लिखना होगा कि हम लोगों ने आज दिन भर क्या किया, कैसे किया। तो ये शिक्षक समय सारणी के बारे में हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को समय सारणी से सारे जो चीज़ें हैं वो मालूम हो गई होंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे कि हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही पूरे थियरी को कवर कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने चारों टाइप के जो व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में पढ़ा, इसमें हम लोगों ने समय सारणी के बारे में पढ़ा। तो ऐसे ही हम लोग वीडियोज़ में क्या करेंगे, सब चीज़ों के बारे में साथ-साथ में पढ़ते चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला आकलन क्या है? देखिए विद्यालय में विद्यार्थियों का आकलन हो रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, आंतरिक, दूसरा है बाहरी, तीसरा है विद्यालय आधारित आकलन, चौथा है 1 और 3 दोनों। तो देखिए विद्यालय में हो रहा है, विद्यार्थियों द्वारा हो रहा है, तो बाहरी तो नहीं होगा, क्योंकि बाहरी आकलन क्या होता है, जो बाहर से किया जाए। तो हम लोग विद्यालय में कर रहे हैं, इसका मतलब आंतरिक आकलन होगा। और फिर क्या क्या कर रहा है, विद्यालय आधारित आकलन, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1 और 3 दोनों होगा। 1 और 3 दोनों है, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थियों को जो आकलन होता है, पहला तो वो आंतरिक आकलन होता है, दूसरा वो क्या होता है, विद्यालय आधारित आकलन होता है। तो ये तो था आकलन के बारे में क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। इसका पहला वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो देख लेगा। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम लोग आगे कई वीडियोज़ में, जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, हम लोग अलग-अलग क्वेश्चन के माध्यम से थियरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अलग से थियरी को पढ़ें। इसलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही थियरी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।